रहे। लेकिन आज हम बात करेंगे हरियाणा में कैसे शांत होगा किसानों का गुस्सा, या वो लोग जो इस बात का समर्थन करते हैं कि कानून वापस होने चाहिए, सरकार ऐसे लोगों को कैसे समझाएगी। इसी पर बातचीत के लिए हरियाणा की कृषि मंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जेपी दलाल जी। बहुत बहुत स्वागत है जेपी दलाल जी, जेके 24/7 न्यूज पर आपका। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, हरियाणा के किसानों में गुस्सा है, आक्रोश है, आक्रामकता है, क्या है? क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ किसान संगठनों ने हरियाणा से ये कहा था कि हम तो समर्थन करते हैं, ये कानून वापस मत करिएगा, लेकिन आंदोलन हरियाणा में भी शांत नहीं हो रहा है। जो बॉर्डर का हाल है, जो पंजाब से आया किसान है, वहां हरियाणा के लोगों की आवाज भी अब उन लोगों की आवाज में मिली है। नमस्कार प्रियंका जी। देखिए, किसान का मुद्दा बड़ा भावुकता भरा हुआ है और इसको गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। भूतकाल में आज़ादी के बाद किसान ने बड़ी मेहनत की है, बड़ा पसीना बहाया है और हमारे देश में जो खाद्यान्न की कमी थी उसको पूरा करने का काम किया है। इसके लिए सारा देश किसानों के सामने नतमस्तक है। लेकिन एक बात विचार करने की है जी। कि दूसरे कामों के मुकाबले, चाहे वो उद्योग हो, सर्विस सेक्टर हो और कॉरपोरेट हो, नौकरी वाले हैं, जिस रेशो में उन लोगों की इनकम बढ़ी है उस रेशो में किसान की इनकम नहीं बढ़ी। इस बात में हर आदमी की सहमति है कि किसान की हालात ठीक नहीं है। इसके साथ ये भी सोचने का मुद्दा है, अगर ठीक नहीं है तो कमियां कहाँ रही? या तो जो नीतियां थी उन नीतियों में कमी है, या जो पिछले वक्तों में जो सरकारें थी, जितनी भी सरकारें हुई है, कम और ज्यादा उनकी जिम्मेवारी रही है। आज मुद्दा ये है कि आम किसान को उसी हालत में छोड़ दें या कुछ करें। हमारे प्रधानमंत्री 6 साल पहले ओथ लेते ही सबसे पहला लक्ष्य ये दिया था कि मुझे 2022 तक किसान की आमदनी को दुगना करना है, और उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए जो जो कदम उठाने थे वो उन्होंने उठाने शुरू किए, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड बनाने, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने, ड्रिप इरिगेशन की सुविधा देना, फसलों का भाव जो है बिजाई के वक्त डिक्लेयर करना, एमएसपी का अच्छा फार्मूला देना, फसलों की ज़्यादा खरीद करना और किसानों को ज़्यादा पैसा पहुंचाना। ये धीरे धीरे करके इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं जो है, खासकर हरियाणा सरकार की तो मैं बता सकता हूँ बहुत सारी योजनाएं हैं, और किसानों को इसका लाभ मिलना शुरू हुआ। और किसान को असली समस्या क्या है जी? पैदा तो वो कर लेता है, उसका माल सही रेट पे नहीं बिक पाता। मंडियां जो हैं आज के दिन में, मंडियां सीमित हैं। कोई 100 गांव की टेरिटरी है मंडी की, 50 गांव की टेरिटरी है, और सीमित जो व्यापारी हैं वही उस फसल का व्यापार करते हैं। बाकी को किसी को अधिकार नहीं है किसान का व्यापार करने, फसल का व्यापार करने का। इससे किसान को उसकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाया। अभी जो नए कृषि कानून आए हैं इसमें हमने थोड़ा सा एक सुधार किया है। इसमें यह है कि मंडी का अंदर चारद्वारी के अंदर पुराना सिस्टम चलता रहेगा। मंडी से बाहर अगर कोई किसान, उसको अच्छा बाजार मिलता है, अच्छा भाव मिलता है, अपनी फसल को बेचना चाहता है, तो उसको छूट दे दी गई है। किसान के पुराने सिस्टम को हमने बदला नहीं है, हमने प्रतिबंध था किसान के ऊपर या टैक्स लगता था, उस टैक्स को, कुछ टेरिटरी को उस टैक्स से हटा दिया है। और लेकिन हमारे विपक्षी पार्टियों ने ये भ्रांति फैला दी कि मंडियां टूट जाएंगी, मंडियां नहीं रहेगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, एमएसपी नहीं रहेगी। लेकिन हरियाणा के अंदर इस वक्त जो है धान की अच्छी खरीद हुई है। देश के अंदर सबसे ज्यादा बाजरा की खरीद हरियाणा ने अपने बजट से की, 7.5 लाख मीट्रिक टन की। जेपी दलाल जी, मेरा सवाल अब आपसे ये है कि जो चीजें आपने समझाई, यकीनन यही सारी चीजें केंद्रीय कृषि मंत्री से लेकर अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने समझाई हैं। फिर कहां आपको लगा कि कोई जगह ऐसी आई जब सरकार और किसान के बीच में दूरी बढ़ी और भ्रम फैलाना लोगों ने शुरू कर दिया, जिसमें यह भी कहा गया कि राजनीतिक पार्टियां अगर इस आंदोलन का हिस्सा ना बनती तो शायद किसानों की परेशानी पहले दिन जब बॉर्डर पर किसान आए थे तो दूर हो गई होती।
कोई चीज ऐसी आपको नजर आ रही है जिसकी वजह से कांग्रेस कूदी मैदान में, आम आदमी पार्टी कूदी और अलग अलग पार्टियों ने कहना शुरू कर दिया कि सरकार तो किसानों को बेवकूफ बना रही है? देखिए, एक बात तो सच्चाई है, इस आंदोलन का जो बहुमत है वो पंजाब से है, और वहां पर आम आदमी पार्टी हो, अकाली दल हो, कांग्रेस पार्टी हो, तीनों ही पार्टियों में चुनाव की मद्देनजर वोटों को देखते हुए वो आगे एक से बढ़कर एक समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने सबने भ्रम फैलाने की पूरी कोशिश की है, और इस किसान के कंधे पर बंदूक रख के अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। उनको इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा तो आने वाला वक्त बताएगा। दूसरा ये है कि किसान शब्द ऐसा है कि समाज का हर अंग, किसान और जवान, कि कोई भी आदमी हो, उनको श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। एक शब्द उनके खिलाफ कोई भी वर्ग जो है बोलना नहीं चाहता। मैं खुद किसान हूँ, किसान परिवार से हूँ, खेती करता हूँ, किसानों को मैं भी सम्मान करता हूँ और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जब केंद्र की सरकार आपके हर मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा करके, आपकी भ्रांति दूर करके, या जहां आपने सरकार को कन्विंस कर दिया कि कोई चीज आपके हित में नहीं है, उसको मानने के लिए तैयार है, तो मेरी सब किसान भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि किसी भी मुद्दे का हल अल्टीमेटली चर्चा से ही संभव है। चर्चा को जारी रखिए। केंद्र सरकार आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार है, कृत संकल्प है। हमारे प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं, हमारे कृषि मंत्री जी बोल चुके हैं, और अभी भी निमंत्रण दिया हुआ है कि आपको लिखित में भी दे दिया। तो एक भ्रम था कि एमएसपी नहीं रहेगी, वो कहा कि हम लिखित में देने को तैयार हैं। और जो कृषि कानून के तहत जो है ये भ्रम था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपको एसडीएम की कोर्ट में न्याय नहीं मिलेगा तो आपको कोर्ट में जाने की इजाजत भी दे दी है। जिस बिंदु पर आपने शक जाहिर किया, शंका जाहिर की, उसके लिए केंद्र सरकार ने सहर्ष आपकी सब शंकाओं का समाधान करने का, ठीक है, लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश हो या फिर कोई और राज्य हो, चाहे दिल्ली में ही हो, एक लहजे में बीजेपी और तमाम मंत्री ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन में किसान जो कह रहा था उसको सरकार सुन रही थी, लिखकर भी दिया कि हम ये परेशानी आपकी दूर करना चाहते हैं। लेकिन फिर से जो जवाब वहां से आया कि हम सिर्फ कानून वापसी चाहते हैं, ये संशोधन नहीं चाहते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि ये आंदोलन हाईजैक हुआ है, पूरी तरह से हाईजैक हुआ है? क्योंकि अगर आपने, सरकार ने बातचीत की 6 राउंड की और आपने कह दिया कि हम हजार चौपाल भी लगाएंगे, किसानों को कानून समझाएंगे, फिर भी अगर किसान ये कह रहे हैं कि हमें वापसी से कम कुछ मंजूर नहीं, तो क्या सिर्फ और सिर्फ सियासत हावी है, आंदोलन हाईजैक हो रहा है, इस वजह से परेशानी हो रही है? देखिए, तो मैं धन्यवाद करता हूं किसान भाइयों का, इतना लंबा आंदोलन करते हुए भी अभी तक उन्होंने संयम का परिचय दिया है, शांतिपूर्वक चलाया है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तत्व इसमें जरूर घुसने की जो रिपोर्ट आई है, तो आपके टीवी के माध्यम से ही हमने देखा है। और किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि ऐसे जो लोग हैं उनको आंदोलन से दूर रखें। उनको, खासकर नेताओं को आपके आंदोलन से कुछ नहीं लेना। उनको कुर्सी चाहिए, उनको कृषि कानून नहीं चाहिए। दूसरा ये है कि हरियाणा के किसानों का एक मुद्दा और है जी। हमारा प्रदेश जो है, अब धीरे धीरे मुद्दा मैंने 2 हफ्ते पहले शुरू किया था। आज हमारे सारे सांसद, सारे एमएलए केंद्रीय कृषि मंत्री जी से मिले हैं, और 2 मुद्दा मैंने कहा था कि हरियाणा का असली मुद्दा है वो सिंचाई के लिए जल का है। दक्षिण हरियाणा के हमारे 8, 7, 10 जिले हैं जिनके अंदर भूजल का अत्यधिक दोहन होने से समाप्त हो गया, पीने के पानी की समस्या आएगी, जमीन बंजर हो गई है, खेती की संभावनाएं खत्म हो गई है। और हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं अपने पंजाब के भाइयों से कि हमारा जो एसवाईएल के पानी का मुद्दा था, जिसका बार बार ट्रिब्यूनल से हमें हमारे हक में फैसला हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो चुका है, सब जगह जहां भी गए हमारे हक में है। कृपा करके, हमारे बड़े भाई हैं पंजाब वाले, हम छोटे भाइयों का ख्याल करके, हमारे जीवन का प्रश्न है, जीवन मरण का, हमें थोड़ा सा हमारे हक का पानी भी दे दें। ये इस चर्चा में जो बात चली रही है किसानों से संबंधित, हरियाणा के किसान का सबसे बड़ा मुद्दा है वो एसवाईएल का पानी है। कृपा करके हमारी भी चर्चा थोड़ी सी करें, और इसी चर्चा के दौरान
कोई समाधान निकालने की कोशिश करे। मेरी ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है। एक सवाल मेरा इसको लेकर भी है, जो पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच में लगभग खींचतान जैसा माहौल दिखा। अकाली पहले बीजेपी के साथ थी, एनडीए से बाहर होकर, मुखर होकर, फिर आपके साथ पहले नवजोत सिंह सिद्धू थे, फिर उसके बाद वो भी ऐसे जगह गए हैं जहां से वो आप पर बार बार छींटाकसी कर रहे हैं। पंजाब की मजबूरी ऐसी क्या आ बनी कि हरियाणा की सरकार अपने किसानों को जो कह रही थी, समझा रही थी, किसान नहीं समझ पा रहे थे? क्या कुछ किसान संगठन जो इस समय हरियाणा के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पंजाब के लोग आकर कर रहे हैं, हरियाणा पंजाब एक तरफ खड़े होकर प्रदर्शन कर रहा है, और वो हरियाणा पंजाब जहां से सबसे ज्यादा मंडियां मजबूत हैं, सबसे ज्यादा एमएसपी पर खरीद होती है, आपकी अपनी सरकार ने क्या आगे सोचा है कि क्या प्लान रहेगा आपका कि ये आंदोलन इससे ज्यादा आगे ना बढ़े, चाहे पंजाब से आ रहा है, चाहे ये दिल्ली के नजदीक होने की वजह से हरियाणा भुगत रहा है? देखिए प्रियंका जी, मैंने जैसे पहले आपको कहा कि किसान और जवान से हर हरियाणवी को सहानुभूति है। देश की सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा का है, और सम्मान किसान और जवान का दोनों का करते हैं। और हम हरियाणा के 3 तरफ है, दिल्ली के हरियाणा है, और आंदोलनकारी हमारे प्रदेश से गुजरते हैं, और उनकी संपत्ति में सभी लोग खाप या कुछ नेता को छोड़ के, नेता का तो दूसरा एजेंडा हो सकता है कि उनको तो कुर्सी दिखाई देती है, लेकिन आम आदमी चाहता है कि किसान के हित की लड़ाई में अपना भी सहयोग हो। तो इसलिए ज़्यादातर हरियाणवी इस पक्ष में हैं कि हरियाणा सरकार ने जो हमारे काम किए हैं पिछले 4-5 साल में, अच्छी मंडियां चुराई हैं। अब हमारे बारे में प्रचार किया गया मंडी खत्म हो जाएगी, जबकि हमने पिछले 2 दिन पहले 175 करोड़ रुपए की सेब की मंडी कालका पंजौर में हमने शुरू की है। हमने 5000 करोड़ रुपए की मंडी गन्नौर के अंदर जो सब्जियों की मंडी है, एशिया में इतनी बड़ी मंडी नहीं होगी, इतनी बड़ी पूंजी निवेश कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस ये प्रचार कर रही है कि हम मंडियां समाप्त कर रहे हैं। हम गुड़गांव के अंदर फूलों की मंडी बना रहे हैं, मसाला मंडी हम सोनीपत में बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार किया है, एमएसपी पर परचेज हमने पहले से ज्यादा की है। कांग्रेस के वक्त से सारे देश में, जैसे हमारे मोदी जी बताते थे, 2 गुना 2.5 गुना, और दालों में 100 गुना ज्यादा परचेज की है। 6-6 हजार रुपए किसानों के जो है सम्मान निधि के तौर पर प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं। हरियाणा के अंदर ड्रिप इरिगेशन की, क्योंकि हमारे पास पानी नहीं है, टपका सिंचाई हमने अपना रखी है कि एक एक बूंद पानी को बचाएं। 85% तक की सब्सिडी देते हैं कि पानी को बचा के किसी तरह से किसान अपना थोड़ी थोड़ी उसमें पानी में फसल कर सके, और तरह तरह की योजनाएं बनाकर हम किसानों के हित के लिए फैसला करते हैं। और किसान के फसल बीमा, हरियाणा ऐसा प्रदेश है, 3000 करोड़ रुपए हमने फसल बीमा का बंटवाया है, 2800 करोड़ रुपए सूखा राहत या ओलावृष्टि का हमने बंटवाया है। हर तरह से 1 लाख हमने पशुधन क्रेडिट कार्ड बनवाए हैं, 50 लाख पशुओं का हमने मुंह खुर की बीमारी का वैक्सीनेशन करवाया है। तरह तरह की योजनाएं बना के हरियाणा के किसान को पता है कि उनकी सरकार किसानों के लिए कुछ भी करने के लिए सक्षम है, चाहे वो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने का हो, चाहे सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाने का हो, नई मंडियां विकसित करने का हो। और लेकिन मैं फिर कहता हूं आज फिर कि किसान को सहायता करने के लिए कुछ नया करने की आवश्यकता है। अब जो एक कृषि कानून है, किसी पे यह नहीं है, पुराना सिस्टम जैसा भी है वो तो लागू रहेगा। ठीक है जेपी दलाल जी, आपको भी हम बता देते हैं, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से पंजाब से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अंदर ये कह रहे हैं कि बीजेपी की अपनी सरकार में किसानों को बीजेपी समझा नहीं पा रही है, उसके पीछे उन्होंने कई चीजों का जिक्र किया है। रणदीप सुरजेवाला दरअसल बढ़ चढ़कर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस, भले ही आप इसे विपक्ष में समझिए, लेकिन किसानों के साथ खड़े होने का मतलब यह है कि 73 सालों में ये पहली बार है देश का पेट भरने वाला किसान पूरे देश में अनशन पर है। कितने अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी कैसे और कितने अच्छे दिन लाएंगे। चुनावी जो पहले पीछे उन्होंने घोषणाएं की हैं वो सब कुछ छूट गया है। पहले ये कहा गया था किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन आज किसान अनशन पर बैठा है। कितने अच्छे दिन लाए जाएंगे मोदी जी। चुनावी जो इस समय तमाम हथकंडे थे वो हाथ से निकल गए हैं, लेकिन चुनावी फाइनेंसरों से हाथ छूटा तो अन्नदाताओं का हाथ थामिए, उनके आंसू पहुंचिए, माफी मांग लीजिए, तीनों काले कानून खत्म कर दीजिए। ये दरअसल पहले दिन पंजाब से आवाज आई थी, और धीरे धीरे जो तमाम बॉर्डर पर किसान आए वहां आवाज में मिली आवाज कि तीनों कानून वापस होने चाहिए।
लेकिन जेपी दलाल जी, एक चीज और भी है जिसमें आप अगर राजनीति और किसान दोनों से अलग हट जाएं, एक और ट्वीट उन्होंने किया है कि जन विरोधी खट्टर सरकार ने आपदा में अवसर का शर्मनाक उदाहरण पेश करके ग्रामीण क्षेत्रों में स्टाम्प शुल्क 2% बढ़ा दिया। 26 साल पुराने कानून के तहत ऐसा करने वाली ये पहली सरकार है जिसने शुल्क बढ़ाकर जबरन वसूली मानसिकता का परिचय दिया है। बढ़ा हुआ शुल्क तत्काल वापस लिया जाए। जेपी दलाल जी, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो इससे पहले आम आदमी पार्टी कहती थी हम अगर किसान पराली जलाएगा तो हम जुर्माना लगा देंगे। पंजाब में भी कहा जाता था किसानों के लिए, और कोई भलाई अगर सरकार कर सकती थी तो शायद कोई उदाहरण पेश करती। उल्टा आज ये कहा जा रहा है कि आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं, आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, शुल्क बढ़ा देते हैं 2%। अभी इसका क्या जवाब होगा? और दूसरा, ये खिलाड़ी भी सम्मान वापस कर रहे हैं, उससे एक मैसेज जा रहा है कि शायद किसानों के साथ गलत हो रहा है। देखिए प्रियंका जी, सुरजेवाला जी, राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं और वो इस आपदा में अवसर वो ढूंढ रहे हैं, किसान के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी जी ने यात्रा की और पंजाब में यात्रा की, फिर हरियाणा में आने की कोशिश की। मैं एक चीज पूछता हूं राहुल गांधी सुरजेवाला जी से कि हरियाणा सरकार ने 2150 रुपए में 7,50,000 मीट्रिक टन बाजरा खरीदा है अपने बजट से, और उनकी सरकार पंजाब में है, उनकी सरकार राजस्थान में है, वहां एमएसपी होने के बावजूद 1200 रुपए में बाजरे को कोई पूछता नहीं था। और सुरजेवाला जी ठीक है, देश के बड़े नेता हैं, लेकिन मैंने पिछले हफ्ते का उनका कार्यक्रम देखा था, अपने क्षेत्र कैथल में गए थे और किसानों की भीड़ में आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन मैंने देखा वीडियो पे बड़ी मुश्किल से पुलिस उनको किसानों के बीच से निकाल के जाए। हरियाणा का किसान, देश का किसान, पंजाब का किसान किसी भी रूप में हमारे से कोई वो नाराजगी है तो उनको उम्मीद भी हमारे से है। मोदी जी से किसान को उम्मीद है कि कर सकते हैं किसान का भला, तो मोदी जी कर सकते हैं, लेकिन सुरजेवाला जी और राहुल गांधी जी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पंजाब का स्वाभिमानी किसान, हरियाणा का स्वाभिमानी किसान किसी भी रूप में कभी भी उनको अपना नेता मानने के लिए तैयार होगा। मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं देती। ये जरूर है कि वो आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। जेपी दलाल जी, एक और भी अहम चीज है जिस पर सबसे ज्यादा लोगों की नजर गई है, और अब तो आंदोलन के बीच में पोस्टर भी लेकर किसान खड़े होते हैं कि ये जो सरकार है वो किसानों का उत्पादन, उनकी जमीन पूंजीपतियों को देना चाहती है। कैसे इस मुद्दे को किसानों को आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अगर कहीं से समझाने की कवायद पास होगी या आगे बढ़ेगी तो शायद मैसेज जाएगा किसानों के बीच में कि वहां के किसानों को अगर समझ में आ रहा है तो दूसरे किसान भी शायद इस बात को समझे। कृषि सुधार के नाम पर 3 बिलों से सीधे सीधे किसानों का ये कह देना कि वापस कर दीजिए, ये बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि किसानों के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा क्या जानेंगे कि क्या उसका उत्पादन, उसका सही दाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जिसमें हम मानते हैं कि एमएसपी की चर्चा बहुत जरूरी थी, लिखकर उनको जवाब गया, लेकिन उसके बाद अगर किसानों ने कहा कि वापस कर दीजिए और पूंजीपतियों का कार्ड लेकर आंदोलन हो रहा है, तो कैसे आप इस चीज को, कम से कम हरियाणा के अंदर ये आंदोलन शांत हो, ये कैसे समझाएंगे आप? देखिए, जब आंदोलन होता है तो तरह तरह की बातें आती हैं जी, और ये स्वाभाविक भी है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये दोनों कानून हैं, किसी भी किसान पे कहीं पर भी बाध्य नहीं है, पुराने सिस्टम को बदलने की बात नहीं है। चाहे तो वो मंडी का हो, चाहे एमएसपी का हो, वो पुराने सिस्टम रहेगी। मंडी का दायरा छोटा कर दिया गया है, चारद्वारी के अंदर मंडी का कानून है, चारद्वारी से बाहर फ्री कर दिया गया है। किसान अपनी मर्जी से, उसको अगर कोई अच्छा भाव देता है, कोई अब उसकी सब्जी का, उसके फलों का, बागवानी का, उसके अनाज का, तो वो फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। किसी को बेचे, किसी से ले, और उसके लिए ये बाध्यता की गई है कि उसकी पेमेंट लेके, उसका पैसा लेके कोई भाग ना जाए। तो हमने कहा कि एसडीएम की कोर्ट में आपको फैसला हो जाएगा। किसान ने एक शंका जाहिर की, नहीं मुझे तो सिविल कोर्ट में जाना है, हमने उसको भी मान लिया। दूसरा भ्रम फैला गया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, बड़े बड़े पूंजीपति आपको जमीन को हड़प लेंगे। हम कौन कहता है किसान को आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करिए? कोई कानून नहीं है, आप स्वेच्छा से कर रहे हैं।
लेकिन हमारी शंका ये है कि किसान को इतनी समझ नहीं है, कोई बड़ी कंपनी आके, कोई बड़ा कॉर्पोरेट आके, बड़े वकील आके एक तरफा एग्रीमेंट ना कर ले। तब हमने भी कहा है इस कानून में कि कुछ भी हो जाए, कोई भी वकील हो, कोई भी आदमी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है तो किसान के हित को हमने सुरक्षित रखने की कोशिश की है। और उसमें भी हमने इस कानून का मतलब ये नहीं है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी पड़ेगी। इस कानून का मतलब ये नहीं है कि आपको मंडी से जाने से को रोकता है। इस कानून का मतलब ये भी नहीं है कि आपको मंडी की एमएसपी खत्म हो जाएगी या मंडियां नहीं रहेंगी। लेकिन दुर्भाग्य से आपदा में अवसर ढूंढने का काम कांग्रेस ने किया है, भ्रम लाने का किया है। और मेरे किसान भाइयों से प्रार्थना है, किसी भी समस्या का समाधान कैसी भी हालत हो चर्चा के द्वारा ही संभव है। भारत सरकार के सीनियर मोस्ट मंत्री, हमारे कृषि मंत्री आदरणीय तोमर जी और सब मंत्रियों की टीम आपको बार बार आमंत्रित करती है कि मुद्दे पर मुद्दे, पॉइंट पॉइंट आपकी हर चीज के जो है, या तो आपको उन्होंने कन्विंस किया या आपकी बात में कोई थोड़ी सी भी शंका थी तो आपके अनुसार करने का उन्होंने लिखित में आश्वासन दे दिया कि आपके अनुसार उसको कर देंगे। तो कोई है ही नहीं। एक मुद्दा और है प्रियंका जी, कोई बुरा मुद्दा ये है कि क्या 73 साल में किसान अमीर हो गया? क्या वो समर्थ है? अगर पुराने सिस्टम में है और फिर हम छेड़खानी करते हैं तो फिर तो ठीक है। जब किसान की हालत मानते हैं, माली हालत कमजोर है, उसको नई चीजों की जरूरत है, तो हमने कुछ नई चीज दी है। नई चीज का इम्पैक्ट आने में 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा। कुछ खराब होगा तो जब संविधान को इतने बार संशोधन किया जा सकता है कि किसी कानून में संशोधन संभव है, इसका इम्पैक्ट तो आने दीजिए। जेपी दलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया और किसानों को भी समझाया और साथ ही साथ उन सवालों के जवाब दिए जिसमें आपने कहा कि बहुत सारी आशंकाएं किसानों के मन में हैं, भ्रम है, जिन्हें दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की है, राज्य स्तर पर भी और केंद्र के स्तर पर भी। मंत्री भी बार बार यही कह रहे हैं, ना तो एमएसपी से छेड़छाड़ हो रही है, ना मंडियां खत्म हो रही हैं, लेकिन अगर सवाल किसानों के मन में है तो उसे दूर करने का प्रयास करने के लिए बातचीत के दरवाजे शायद कल से खुल जाएंगे। लेकिन उसके बाद आगे क्या? क्योंकि आज जो भूख हड़ताल से मैसेज किसानों ने दिया और राजनीतिक पार्टियों ने साथ देकर कहा कि अब किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि कृषि कानून वापस ना होने की स्थिति में वो सरकार के सामने झुकेंगे नहीं। रास्ता कौन सा तलाशती हैं सरकारें, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।